हेलो एवरीवन। वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक पे पिछले कुछ दिनों से मैं करंट अफेयर की वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा था। मुझे फीवर थी और तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अब फिर से पूरी एनर्जी के साथ मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर लेके उपस्थित हो चुका हूँ। और कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर काफ़ी इसमें कई सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन पुराने हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस पुराने होते हैं, क्योंकि देखो करंट अफेयर का एक पूरा वास्ट एरिया होता है और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि करंट अफेयर को पूरा कवर कर लिया जाए। लेकिन फिर भी अगर मुझे कोई करंट अफेयर कहीं पे भी दिखाई देता है और जो कि छूट गया है, तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेता हूँ। क्योंकि कोई ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप सेम डे का करंट अफेयर सेम डे ही पढ़ो। आपको करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम से पहले सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रेडी होने चाहिए। बस इसी टारगेट के साथ लर्निंग बुक पे काम किया जाता है और छूटे हुए करंट अफेयर को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिया जाता है। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भारत ने हाल में ही ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? हार्बर क्रेन, देखो एक क्रेन आप समझते हो, जो क्रेन ये एक मशीन होती है जिससे लगेज को उठाने का काम किया जाता है। हार्बर क्रेन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो उठाने के लिए जो लंबी सी रॉड निकली होती है वो काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि इनका उपयोग बंदरगाहों पे करना होता है। तो इसी को हार्बर क्रेन टर्म देते हैं। भारत ने चारबाग बंदरगाह के लिए 2 हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है। चारबाग बंदरगाह ये ईरान में स्थित है। पहले आइए आपको दिखाता हूँ कि ये क्या होता है हार्बर क्रेन। ये है हार्बर क्रेन की पिक, आप इसे देख सकते हो। हार्बर क्रेन में ये इसकी लंबी सी रॉड निकली हुई है और ये रॉड से ही सामान उठाने का जो लगेज होता है, वो जो शिप से लेके आते हैं उससे उठाने का काम किया जाता है। आप इसे यहाँ पे देख सकते हो, ये रॉड निकली हुई है पूरी, और ये इसका इंजन का पार्ट है जिससे इस रॉड को कंट्रोल किया जाता है। और ये देखो यहाँ पे ये लगेज उठाने का काम यहाँ से किया जाता है। इसी को हार्बर क्रेन बोलते हैं। हार्बर क्रेन का यूज़ किया जाता है पोर्ट्स पर, क्योंकि इसकी ये जो रॉड है, ये पोर्शन ये काफ़ी लंबा होता है। तो इससे क्या होता है, ये वाला पोर्शन देखो काफ़ी लंबा पोर्शन होता है। इससे क्या होता है कि काफ़ी अंदर तक, ये पानी के अंदर तक भी जाके लगेज को कैरी आउट करने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। यही हार्बर क्रेन होता है। अब हम जरा चारबाग बंदरगाह पे दृष्टि डालते हैं। ये इसकी स्थिति कहाँ है और भारत के लिए इसका क्या यूज़। ये है हमारा प्यारा इंडिया और ये पूरा इंडिया का मैप है। और ये देखो इंडिया के बाद सीधे आप ये पोर्शन पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के ठीक बगल का जो कंट्री है वो ईरान है। क्या है, हमारा इंडिया का जो रिलेशन है वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादातर समय अच्छा नहीं होता। फिर हमें इधर अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान यानी कि मिडिल एशिया के साथ ट्रेड व्यापार करने में काफ़ी कठिनाई होती थी। तो भारत ने क्या किया, भारत ने 20 अरब डॉलर रुपए खर्च किए ईरान के चाबहार पोर्ट पे। इससे ठीक पहले ही आप देख रहे होगे, ये ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट ये पाकिस्तान का पोर्ट है। अब इंडिया का जो कनेक्टिविटी है वो सीधे आप देख सकते हो, जितने भी इधर के एरिया हैं ये सारे एरिया इंडिया के समुद्र तट से हैं। तो फिर यहाँ के एरिया से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हम अपनी कर सकते हैं कहाँ, ये कनेक्टिविटी डायरेक्ट हो जाएगी इंडिया की सीधे ईरान के चाबहार पोर्ट से। तो इसीलिए ईरान के चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए इंडिया ने 2015 में 20 अरब डॉलर रुपए ईरान को दिया था। और इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि इंडिया फिर अब ईरान के रास्ते ट्रेड करेगा और पाकिस्तान पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होगा ट्रेड करने के लिए मिडिल ईस्ट कंट्रियों के साथ, जिसमें अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान यानी पूरा मध्य एशिया इंडिया कवर करेगा अब ईरान के रास्ते। और ईरान ये भी चाह रहा था कि इंडिया इस पोर्ट के आसपास तक के लिए जो एक रेलवे लाइन बिछा रहा है ईरान, उसमें भी इंडिया ईरान की मदद करे, लेकिन इंडिया ने उसमें मदद करने से इनकार कर दिया। और 35 सालों के लिए इंडिया ने इस पोर्ट के ज़रिए व्यापार करने का समझौता कर लिया है ईरान के साथ। और ये चाबहार पोर्ट स्थित है ओमान की खाड़ी बोलते हैं इसको, ये ओमान की खाड़ी है, यहीं पे ये चाबहार पोर्ट स्थित है। और अब आप समझ सकते हो कि ज़्यादातर समय हमारे जब रिलेशंस पाकिस्तान से अच्छे नहीं होते तो मिडिल ईस्ट कंट्रियों के साथ हमें व्यापार करने में मुश्किल होती थी, क्योंकि हमें बार बार पाकिस्तान से अनुमति मांगनी पड़ती थी और पाकिस्तान कई बार तो अनुमति देने से मना भी कर देता था। अब हम आसानी के साथ इस रास्ते, समुद्र के रास्ते अपना
जो भी चीज़ का व्यापार करना होगा, जो भी लगेज का व्यापार करना होगा, वो यहाँ पे पहुँचाएंगे। फिर यहाँ के रास्ते हम इसको अलग अलग कंट्रियों में, आप यहाँ पे ऊपर की कंट्रियाँ नहीं हैं, लेकिन आप समझ सकते हो इससे कितना एरिया हम कवर कर सकते हैं। इधर के जितने भी कंट्री हैं उन सबको कवर कर सकते हैं। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दो हार्बर क्रेन इंडिया ने चाबहार पोर्ट के लिए दिया है। चाबहार पोर्ट स्थित है ईरान में। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत के दर से बढ़ी है? चीन की अर्थव्यवस्था 2.3% के दर से बढ़ी है 2020 में। जहां ज़्यादातर कंट्रियों की जीडीपी और इकोनॉमी निगेटिव में चल रही है, वहीं चीन ने पॉजिटिव 2.3% के साथ अपनी वृद्धि की है अर्थव्यवस्था में 2020 के लिए। चीन पूरे वर्ल्ड की ऐसी कंट्री है जिसके पास मैक्सिमम फॉरेन करेंसी रिजर्व है। चीन के पास पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दूसरे देशों की करेंसी का रिजर्व है। यही कारण है कि चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में 2.3% के दर से ग्रोथ की है और ज़्यादातर कंट्रियों की निगेटिव में चली गई है ग्रोथ रेट कोविड-19 पैंडमिक की वजह से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए 10 सदस्यीय आधिकारिक रूप से प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति को किया गया है? देखो, कोविड-19 पैंडमिक के लिए वैक्सीन आ गई है। हमारे इंडिया में भी वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल्ड है वो जारी कर दिया गया है और वैक्सीनेशन काफ़ी जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीनेशन का काम उनके लिए शुरू भी कर दिया गया है। पहले वैक्सीनेशन हम अपने जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर, इन सभी को वैक्सीनेट किया जा रहा है और इनको कोविड-19 की से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। अब क्या है कि इतना बड़ा देश है और यहाँ पे वैक्सीनेशन को पूरा एकदम वेल मैनेजमेंट के साथ लागू करना एक आसान काम नहीं होगा, लेकिन हमारी सरकार ने 10 सदस्यीय एक आधिकारिता समिति बनाई है जिसका काम है पूरा नज़र रखना कोविड-19 के वैक्सीनेशन कार्यक्रम में। इसके मैनेजमेंट के लिए आर.एस. शर्मा को इसका प्रमुख नियुक्त किया गया है। आर.एस. शर्मा इसके पहले ट्राई के चीफ थे। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से बाहर होने की घोषणा कर दी है? ओपन स्काई संधि क्या है? ओपन स्काई संधि ये थी कि कई सारे देशों ने एक अपना जो है ग्रुप बनाया जिसमें इन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के आसमान का इस्तेमाल कर सकते हैं एक सामान्य परमिट के द्वारा। और क्या है, अगर ओपन स्काई ट्रीटी में नहीं है तो अगर आपको किसी देश के आसमान का इस्तेमाल करना है, यानी उसके ऊपर से अपनी फ़्लाइट को गुजारना है, तो आपको उस देश से परमिशन लेनी होगी और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। लेकिन ओपन स्काई ट्रीटी के तहत जो भी 37 कंट्रियाँ थी, इसमें जो भी ये 37 कंट्री थी, ये सारी कंट्री एक दूसरे देश के स्काई का यूज़ कर सकती थी बिल्कुल ही जनरल परमिट के थ्रू। साथ ही साथ इसे ट्रीटी में ये भी था कि एरियल सर्विलांस भी कर सकती हैं एक कंट्रियाँ दूसरी कंट्रियों की, मतलब कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को हवा आसमान के रास्ते उनके ऊपर निगरानी भी कर सकती हैं कि ये कोई मतलब कि एटॉमिक से रिलेटेड कोई रिसर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पे भी ध्यान रखना अलाउ था इस ओपन स्काई ट्रीटी में। सबसे पहले अमेरिका ने रशिया के ऊपर ट्रीटी के जो प्रोटोकॉल थे उसको तोड़ने का आरोप लगाते हुए अमेरिका खुद इससे बाहर हो गया था। इस क्वेश्चन को भी मैंने कवर किया था और आपको बताया था। अभी क्या है, अभी रशिया भी इस ट्रीटी से बाहर हो गया और वो बोल रहा है कि क्योंकि अमेरिका इस ट्रीटी से बाहर हो रहा है, इस वजह से मैं भी इस ट्रीटी से बाहर हो जा रहा हूँ। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओपन स्काई ट्रीटी से अमेरिका के बाद रूस भी बाहर हो गया है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को प्रमुख राजनीतिक साझेदार करार दिया है? देखो, अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और बहरीन को प्रमुख राजनीतिक साझेदार करार दिया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवाद समर्थक देश घोषित किया। उससे पहले अमेरिका ने मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल क्राइम की लिस्ट में भारत का भी नाम शामिल किया है।
और अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं इनका नाम है जोए बिडेन। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने निम्न में से किस देश ने की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है? देखो ये क्या है, रॉबर्ट क्लाइव एक ऑफिसर्स थे इंडिया में जब इंडिया गुलाम था। गुलाम जब इंडिया हुआ था तो शुरुआत में ही रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही इंडिया में ब्रिटेन की जब गुलामी की शुरुआत हुई थी, मतलब ब्रिटेन का आधिपत्य जब शुरू हुआ था उसी समय रॉबर्ट क्लाइव यहाँ आया था। और उसी के सम्मान में एक इंडियन सिल्वर दरबार, आप इसे मतलब बोल सकते हो कि जैसे सजावटी सामान, ये एक सजावटी सामान है जिसके अंदर गुलाब जल का फव्वारा और पानदान, मतलब जो जिसमें पान को रखा जाता है, फिर हुक्का, ये सारे सामान होते थे। मतलब आप लग्जरियस आइटम बोल सकते हो। और इसका मूल्य 7 करोड़ रुपए है, इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 7 करोड़ रुपए है। लेकिन इसका भी ब्रिटेन ने क्या किया है, इसके निर्यात, ये ब्रिटेन में बनाया जाता है और इसके निर्यात पर ब्रिटेन ने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। और ये भारत दरबार की भव्यता का प्रतीक भी माना जाता है और ब्रिटेन द्वारा इसका निर्माण किया जाता है और जो लोग इसे खरीदना चाहते हैं उन्हें 7 करोड़ रुपए पे करना पड़ता है। लेकिन अभी ब्रिटेन ने इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखो इसका तो आप चाइना और रशिया ऐसे ही कट कर सकते हो। आप ये सोचो कि या तो ब्रिटेन आंसर हो सकता था या तो इंडिया हो सकता था, लेकिन इसका आंसर ब्रिटेन है क्योंकि ब्रिटेन ही इसका निर्यात करता है। जो भी देश इसके ब्रिटेन से इसके निर्यात के लिए आग्रह करते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस ने तेल ऊर्जा समूह टोटल ने अडानी एनर्जी में निम्न में से कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने हेतु 2.5 अरब डॉलर का समझौता किया है? फ्रांस का एक कंपनी है जो ऑयल एंड एनर्जी से संबंधित है जिसका नाम है टोटल। इस टोटल ने अडानी ग्रुप के अडानी एनर्जी के खरीदने के लिए 2.5 अरब डॉलर का समझौता किया। तो क्वेश्चन ये है कि 2.5 अरब डॉलर के समझौते के तहत टोटल ने अडानी एनर्जी के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को खरीदा है? अडानी एनर्जी के 20% हिस्सेदारी को खरीदा है टोटल ने, और उसके लिए टोटल ने अडानी एनर्जी को 2.5 अरब डॉलर दिया है। टोटल ये ऊर्जा का मतलब टोटल जो ऊर्जा की कंपनी, ऑयल कंपनी है, ये फ्रांस की है, जबकि अडानी हमारे इंडिया का एनर्जी ग्रुप है। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है? ये ट्रस्ट है सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है। और एक ट्रस्ट की बात और कर लेते हैं जिसका नाम है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के रूप में महंत नित्य गोपाल दास जी को इसका अध्यक्ष नामित किया गया है और इसके टोटल 15 सदस्य हैं। क्वेश्चन आता है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर होता है ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का हेडक्वार्टर स्थित है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इनका नाम है गुलाम मुस्तफ़ा खान। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गुलाम मुस्तफ़ा खान, इन्हें पद्म विभूषण और साथ ही साथ पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है और इन्हें संगीत नाटक अकादमी का भी अवार्ड मिल चुका है और इनका 89 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला भारत का पहला भारतीय बन गया है? देखो इस क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने मात्र 44 दिनों के अंदर ही T20 और फिर वनडे और टेस्ट, इन तीनों फॉर्मेट को
उसने डेब्यू कर लिया। होता क्या है कि कोई प्लेयर है वो वनडे खेलता है तो उसे टेस्ट में डेब्यू करने के लिए कई महीने लग जाते हैं, या फिर उसने टेस्ट में डेब्यू कर लिया तो फिर उसे T20 खेलने के लिए कई महीनों का इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी है भारत का जिसने मात्र 44 दिनों के अंदर ही क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाला वो पहला खिलाड़ी बन गया है। इसका नाम है टी नटराजन। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। टी नटराजन ने मात्र 44 दिनों के अंदर ही T20, वनडे और टेस्ट तीनों फॉर्मेट में इंडिया की तरफ से डेब्यू किया है, और ऐसा कारनामा करने वाले ये भारत के पहले खिलाड़ी हैं। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और IPL ये सनराइज़र हैदराबाद की टीम से खेलते हैं। ये लेफ्ट हैंडर बॉलर हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, अभी हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे थी जहाँ पे टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट के क्रिकेट को खेला गया, और उसी में टी नटराजन ने तीनों फॉर्मेट में इंडिया की टीम से खेलकर ये कारनामा किया, और ऐसा कारनामा करने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए। बात करें अगर हम टेस्ट की, तो टेस्ट को इंडिया ने 2-1 से जीता था 4 टेस्ट मैच की सीरीज, जिसमें से एक टेस्ट ड्रा रहा था, 2 हमारे भारत ने जीता था और एक टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। वनडे जो था वो इंडिया हार गया था 2-1 से, जबकि टेस्ट इंडिया 2-1 से हार गया था। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के किस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? देखो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सबसे उच्चतम कोर्ट है, और यहाँ के जो बार एसोसिएशन मतलब जो एडवोकेट लोगों का एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही। इनका नाम है दुष्यंत दवे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है? पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल खिताब को अपने नाम करने वाले भारतीय निशानेबाज का नाम है सौरभ चौधरी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद TEPC, इसका फुल फॉर्म होगा टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? TEPC के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं संदीप अग्रवाल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसका काम होता है कि जो इंडिया में टेलीकॉम से रिलेटेड इक्विपमेंट बनते हैं और इंडिया की टेलीकॉम कंपनियों की सर्विस को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना। जैसे जो भी इक्विपमेंट टेलीकॉम से रिलेटेड है और इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई तो ये प्रमोट करता है उनको बाहर एक्सपोर्ट करना, और इंडियन टेलीकॉम की जो कंपनियां हैं उनको भी ये बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए प्रमोट करने का काम होता है। तो इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं संदीप अग्रवाल। एक और होता है ट्राई का फुल फॉर्म होता है द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? टेलीकॉम से रिलेटेड रूल्स एंड प्रोटोकॉल को बनाता है। टेलीकॉम से रिलेटेड रूल्स एंड प्रोटोकॉल बनाने का काम करता है ट्राई, जबकि TEPC टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ये भारत में बन रहे टेलीकॉम से रिलेटेड इक्विपमेंट और सर्विस के एक्सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।